आपको ना शॉक लगेगा जब आपको ये 3 रीजंस पता चलेंगे कि आखिर इंडिया में घर खरीदना इतना महंगा क्यों पड़ता है। Affordable, well-located housing options in India's top cities are vanishing fast. आप सोचेंगे कि स्टील, सीमेंट या कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट तो बढ़ती ही है, तो घर तो महंगे होंगे ही। लेकिन यह कारण बिल्कुल भी नहीं है घर अनअफोर्डेबल होने का। वीडियो काफी रिसर्च एंड डेटाबेस्ड है, पूरा जरूर देखना। इंडिया में एक तरफ 100 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैक्सिमम लोग एक नॉर्मल 2 BHK या 3 BHK नहीं खरीद पा रहे। लेकिन पहला सवाल यह उठता है कि आखिर यह अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेट कैसे होती है और इंडिया में आखिर कितनी एक्सपेंसिव है यह प्रॉपर्टी। अब अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेट करने के दो मेन तरीके होते हैं। पहला, प्राइस टू इनकम रेशो। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, प्राइस हम लेते हैं एक 90 स्क्वायर मीटर के घर का ऑन एन एवरेज। अब किसी को भी एक 2 BHK या फिर 3 BHK तो चाहिए ही एक फैमिली को रहने के लिए, तो यहां पे एक करीब 1000 स्क्वायर फीट का घर लिया जाता है इस कैलकुलेशन के लिए। फिर उसको हम इंडिया की मीडियन इनकम से डिवाइड करते हैं। अब अगर हम इसको किसी सिटी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस सिटी की मीडियन इनकम से डिवाइड करेंगे। अब अगर हमें अफोर्डेबिलिटी यहां पे कैलकुलेट करनी है तो जब PTI लेस देन 5 होता है किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी सिटी में, तो हम कहते हैं हाउसेज आर अफोर्डेबल। अब सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की एक रिसर्च है जो उन्होंने 2023 में पब्लिश की थी। उसमें उन्होंने PTI कैलकुलेट करा इंडिया का, जो निकल के आया करीब 11 का। यानी कि जहां हम 5 की बात कर रहे हैं अफोर्डेबिलिटी के लिए, ऑन एन एवरेज इंडिया का वो नंबर है 11। यानी कि यहां पे काफी एक्सपेंसिव है प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 साल की इनकम के बराबर ऑन एन एवरेज लोगों को यहां पे घर खरीदना पड़ रहा है। अब ये तो हुआ हमारा एवरेज इंडिया का नंबर। कुछ सिटीज में तो ये नंबर 40 तक पहुंच जाता है। मुंबई में ये नंबर 2023 में 40 तक था। और इसका कंपैरिजन अगर हम दूसरे कंट्रीज से देखें तो हमें रियलाइज होगा जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इंडिया से ज्यादा अफोर्डेबल हैं। यूएसए में ये नंबर 3.6 का है, जर्मनी में ये नंबर 9 का है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी डेवलपिंग कंट्रीज में ये जनरली नंबर हायर है। एक्चुअली पॉपुलर बिलीफ ऐसा हो सकता है कि लोगों को लगे कि शायद डेवलपिंग कंट्रीज में तो घर सस्ते होंगे। चाइना का ये नंबर है 29, श्रीलंका का ये नंबर है 26। अब इंडिया का 11 नंबर उनके रिलेशन में तो शायद इतना ज्यादा ना लगे, लेकिन फिर भी हमारे यहां पे भी अनअफोर्डेबल काफी ज्यादा है घर। तो ये हुआ हमारा PTI। अब दूसरा एक नंबर होता है EMI टू इनकम का रेशो। इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम EMI लेते हैं एक नॉर्मल घर की, जिसका हम 20 साल का लोन लेंगे और 80% का उसके अंदर हम लोन अज्यूम करके चलते हैं। तो ये जो EMI है उसको हम मीडियन इनकम से फिर से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो रेशो होता है वो अगर लेस देन 50% आता है तो हम कहते हैं वहां पे हमारे घर अफोर्डेबल हैं। तो मैजिक ब्रिक्स की एक स्टडी के हिसाब से जो उन्होंने अगस्त 2024 में की थी, उसके हिसाब से ये नंबर हमारा इंडिया लेवल पे इंक्रीज होके हो गया है अब 61%, जो कि 2020 में 46% होता था। तो अब अगर हम यहाँ पे अपनी सिटीज देखें तो जो लीस्ट अफोर्डेबल सिटीज हैं तो मुंबई उसमें टॉप पे आता है। मुंबई का ये नंबर है 116%, 116%। फिर न्यू दिल्ली का ये नंबर आ जाता है 82%, गुड़गांव का 62% और हैदराबाद का 61%। तो इंडिया में मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज कौन सी हैं? अहमदाबाद के अंदर ये नंबर है 41% का, तो ऑब्वियसली ये लेस देन 50% है, तो ये अफोर्डेबल हो गई हमारे लिए। चेन्नई का ये नंबर है 41% और साथ में कोलकाता का नंबर है 47%। तो ये 3 हमारी मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज हो जाती हैं। तो ये दोनों नंबर देख के हमें एक बात तो क्लियर है कि इंडिया में प्रॉपर्टी काफी एक्सपेंसिव है। तो अब आ गया हमारा बड़ा सवाल कि आखिर हाउसिंग इतनी एक्सपेंसिव क्यों है। जैसा मैंने पहले कहा कि स्टील, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ना मेन कारण नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें तो नॉर्मल इन्फ्लेशन लिंक्ड हैं। और इन्फ्लेशन कवर करने के लिए, यानी कि महंगाई को कवर करने के लिए, तो हमारी इनकम या सैलरीज भी बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ हाउसिंग के प्राइसेस देखें इंडिया में पिछले 30 सालों में ईयर ऑन ईयर 9.3% से रियल एस्टेट के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, लेकिन इन्फ्लेशन है हमारा 6% का ईयर ऑन ईयर। तो क्लियरली हाउसिंग के जो प्राइसेस हैं वो हमारी महंगाई से ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब ये जो हाउसिंग के प्राइसेस हैं आखिर ये क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, इसके लिए एक बड़ी सिंपल सी चीज हमें समझनी होगी, डिमांड और सप्लाई के मैकेनिक्स रियल एस्टेट में कैसे काम करते हैं। अब यहां पे हमारे 3 मेन कारण निकल के आते हैं जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है कंस्ट्रेंड एंड अनप्रिडिक्टेबल सप्लाई ऑफ जोन्ड लैंड। अब ये जोन्ड लैंड क्या होती है और इसकी सप्लाई कैसे कंस्ट्रेंड होती है, ये समझ लेते हैं। अब इसके लिए CACP की मैं वो 2023 वाली स्टडी को दोबारा से कोट करूंगा। उसके हिसाब से इंडिया की सिर्फ 28% सिटीज ही ऐसी हैं जिसमें एक अप्रूव्ड मास्टर प्लान होता है। अब मास्टर प्लान क्या होता है? देखिए, एक मास्टर प्लान में सबसे पहले एक नक्शा बनाया जाता है जिसके अंदर
अलग अलग एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं कि ये रेजिडेंशियल है, ये कमर्शियल है, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्कूल बनेंगे, यहाँ पे ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनेंगे। सबसे बड़ा गैप जो इंडिया के अंदर है, हम ये जो नक्शा है ये तो बना देते हैं लेकिन यहीं पे रुक जाते हैं। हम क्लियरली फाइनेंसिंग उसके साथ अटैच नहीं करते कि ये वाला अगर प्रोजेक्ट आना है तो वो कब तक आना है, उसके साथ ना ही कोई टाइमलाइन अटैच होती है। तो क्योंकि ये फाइनेंस और टाइमलाइन इतने स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड नहीं होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे डेवलपर्स बड़े बड़े लैंड पार्सल्स खरीद के बैठ जाते हैं और वो फ्यूचर में आराम से धीरे धीरे सप्लाई को रिलीज कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी के पास 15,000 एकड़ की लैंड है और वो अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है खाली 2 एकड़ के अंदर, तो सप्लाई देखिए लैंड की काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई और अब वो ऑब्वियसली प्राइस को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर मास्टर प्लान के अंदर क्लियर टाइमलाइंस होती कि मान लीजिए अगर हमें हर साल 50,000 फ्लैट बनाने हैं तो वो टाइमलाइन के हिसाब से बनते हैं, उनके साथ फाइनेंसिंग कैसी होगी, कितने डेवलपर्स को लेकर आना पड़ेगा। अगर ये ग्रैन्युलर अप्रोच होती तो इतनी ज्यादा लैंड की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट नहीं होती और लैंड सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है रियल एस्टेट के अंदर, जिसकी वजह से हमारे प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि यहां पे सप्लाई को काफी ज्यादा कंस्ट्रेंड रखा जाता है। अगर हम यहां पे दूसरी कंट्रीज का एग्जांपल लें तो सिंगापुर जैसे कंट्री में काफी ग्रैन्युलर मास्टर प्लान बनता है। यानी कि अगर आपने एक ओवरऑल नक्शा बना दिया, आपने जो प्रोजेक्ट्स उसके अंदर प्लान करे हैं, फिर हर एक प्रोजेक्ट का इंडिविजुअल प्लान भी बनता है। उसके लिए फाइनेंसिंग कहां से आएगी, उसकी क्या टाइमलाइन रहेगी, एक एक अप्रोच वहां पे रखी जाती है, जिससे कि पूरा मास्टर प्लान कितने टाइम के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा इसका भी उन्हें क्लियरली टाइमलाइन पे पता होता है। दूसरा मेन कारण, शैडो इकोनॉमी इन इंडिया। आपको शायद अंदाजा लग ही गया होगा कि ये शैडो इकोनॉमी का आखिर मतलब क्या है। ये वो वाली इनकम होती है जिसको अनअकाउंटेड रखा जाता है। बहुत लोग अंडर इनवॉइसिंग करते हैं अपने बिजनेस के अंदर या फिर खाली कैश में ही डील करते हैं बहुत सारे बिजनेसेस। तो ये जो कैश इकोनॉमी है इस पे कोई टैक्स नहीं भरा जाता, तो इसको हम कहते हैं ब्लैक मनी। तो ये आखिर कितनी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया के अंदर? एक स्टडी के हिसाब से 2016 में करीब 17% ऑफ जीडीपी हमारी शैडो इकोनॉमी थी, जो अब घट के 13.6% के आसपास आ गई है। अब इसके अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, किसी एस्टिमेट के हिसाब से 13%, किसी एस्टिमेट के हिसाब से 14%। तो अगर हम ये 13-14% का नंबर भी मान लें तो ये जो इतना सारा कैश आता है, ये जो भी हमारा ब्लैक मनी है, ये जाता कहां है? अब देखिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। अब स्टॉक्स में तो आप ये कैश में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो तो आपके अकाउंट से ही पैसा जाएगा। गोल्ड में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सिक्योरिटी का रिस्क है। तो ये बहुत सारा जो ब्लैक मनी का पैसा है वो रियल एस्टेट के अंदर ही जाता है। अब ऑब्वियसली अगर बहुत सारा पैसा एक जगह पे जाएगा तो उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी और सप्लाई हमने पहले ही देख लिया कि रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो यहां पे भी हमारे प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब तीसरा एक और बड़ा कारण है जिसके बारे में आपने शायद नहीं सोचा होगा, वो है हायर वेकेंसी रेट एंड लोअर रेंटल रेट। इसका क्या मतलब हुआ, पहले इसको भी समझ लेते हैं। वेकेंसी रेट क्या होता है? देखिए बहुत सारे घर इंडिया में ऐसे हैं जो सिर्फ खाली ही पड़े हुए हैं, उनको रेंट पे नहीं दिया जाता है। और उनको रेंट पे क्यों नहीं दिया जाता है, इसका भी सीएसईपी की एक और स्टडी है, उसके अंदर क्लियर कारण निकाला गया है। इसका मेन कारण जो निकल के आया वो ये आया कि इंडिया में ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स डरते हैं अपने घर को रेंट पे देने से कि टेनेंट आएगा और वो कब्जा कर लेगा। और प्रॉब्लम ये है इंडिया के अंदर कि हमारे जो लॉज हैं वो काफी प्रो टेनेंट हैं। अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो टेनेंट को एविक्ट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट या रेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं उनकी एनफोर्समेंट करानी काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में कोर्ट्स और जजेस काफी कम हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग, करीब इंडिया के अंदर अगर हम आज की बात करें तो 1 करोड़ मकान हमारे खाली पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ 1 करोड़ की ही हमारी शॉर्टेज है अफोर्डेबल हाउसिंग की। तो अगर ये सप्लाई मार्केट के अंदर आ जाए तो उससे भी हमारी काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली हमारे जो रेंटल लॉज हैं वो हमें अच्छे से बनाने पड़ेंगे और साथ में उसकी एनफोर्समेंट स्ट्रांग करनी पड़ेगी। अब अगर हम डेटा वाइज भी देखें तो वैकेंसी रेट हमारा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। 1971 के अंदर ये नंबर होता था हमारा 9% का, जो 2011 में बढ़ के हो गया 12% का। तो ये तो हो गई वैकेंसी रेट की बात, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। दूसरी तरफ अब बहुत लोग क्योंकि रेंट पे नहीं जाना चाह रहे हैं, वो अपने मकान खुद खरीदना शुरू कर देते हैं। अब यहां पे हमारे पास एक और ट्रेंड निकल के आता है, रेंटिंग भी धीरे धीरे कम होती जा रही है इंडिया में। 1971 में करीब 53% लोग रेंटेड अकोमोडेशन में रहते थे, जो 2011 तक घट के 28% हो गया और ये धीरे धीरे और घट रहा है। यानी कि ज्यादातर लोग अब घर खरीदना चाहते हैं। तो इन दोनों कारणों से हमारी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है और हमने पहले ही बात करी कि हमारी जो सप्लाई है वो उतनी आ नहीं पाती है जितनी हमारी हमेशा डिमांड रहती है। अब आपके सिटी में घर कितने अफोर्डेबल हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ।
आई एम श्योर उनको भी रियल एस्टेट की बारीकियां समझनी होंगी। और अगर अभी तक एसेट योगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, काफी डिटेल्ड एंड रेगुलर फाइनेंस कंटेंट आने वाला है।